नाज़रीन, खतरनाक बात रह गई थी, तो सेठी साहब से पूछते हैं, सेठी साहब वो तीसरी खतरनाक बात क्या है जो आप बताने वाले थे और फिर आप रुक गए, या मैंने आपको रोक दिया? हाँ, वो आप भी साजिश करते रहते हैं। खतरनाक बात क्या थी? बात हो रही थी 3 नवंबर को जो हुक्म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद शौरी साहब ने जो दिया, वो एक रिस्ट्रेंट ऑर्डर था। उनका हुक्म था कि, और वो रिस्ट्रेंट ऑर्डर को एड्रेस किया गया था कि ये फलाने फलाने की तरफ ये रिस्ट्रेंट ऑर्डर है कि हाँ। आपने जनरल मुशर्रफ के जो ऑर्डर्स हैं उनको नहीं माना। नहीं मान वो कौन थे? 3 ऑर्डर्स, 3 मैंने अर्ज किया, 3 ऑर्डर्स थे जनरल मुशर्रफ के। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, पीसीओ और ओथ के नया ओथ जजेस के लिए 3 चीजें। मुकमका ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 7 जजेस की बेंच बना के उनको आउस्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा हम आउस्ट नहीं हुए, उन्होंने एक जजमेंट दी। रिस्ट्रेंट ऑर्डर एड्रेस किया गया था सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो जनरल मुशर्रफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल मुशर्रफ थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, governors, all the 4 governors, all the 4 chief ministers, but most important, all the corps commanders of Pakistan's army and the chief of army staff and all executive authorities. इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जजेस जो है वो ओथ नहीं लेंगे। अब जजेस के खिलाफ तो कंटेम्प्ट नोटिस आ गए। क्यों? तो बाकी जिन लोगों ने नहीं उनके ऑर्डर्स माने उनका खाता कौन सा है, कहां है? यानी कि आप कह रहे हैं कि उन कोर कमांडर्स को कंटेम्प्ट नोटिस जाते, आर्मी चीफ को जाते। मैं ये कह रहा हूं कि ये पेंडोरास बॉक्स है। ये बड़ा क्लियर उनका ऑर्डर था चीफ जस्टिस साहब का। अब चीफ जस्टिस साहब लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं करेंगे यहां और ये 7 जजेस या 11 जजेस के ऊपर तौहीन का इल्जाम को अपहोल्ड करेंगे और फिर इनकी सजा की बात आएगी, तो हम जैसे लोग और भी बहुत से हैं वो पूछेंगे तो वो कोर कमांडर्स का क्या हुआ, और उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका क्या हुआ, और उस वक्त के जो गवर्नर्स थे सबको क्यों नहीं धरते? बुलाइए ना। और बाकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज थी, जो कि सारी हुकूमत की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज थी, ग्रेट 22 सेक्रेटरी फलाना ढिंगड़ा, जिन लोगों ने सब ने वो जनरल मुशर्रफ की बात मानी, सबको बुला लीजिए, सबको कंटेम्प्ट कर दीजिए, सबको कंटेम्प्ट करके सबको 1 सेकंड के लिए सजा दे दीजिए और फारग कर दीजिए, या सबको माफ कर दीजिए। मगर ये कि एक जजेस को आपने कर दिया और बाकी सारे जो हैं वो स्कॉट फ्री जा रहे हैं, ये सवाल खड़े होंगे, ये सियासी सवाल बन जाते हैं। लीगली तो कोई ना कोई जवाब निकाल लेते हैं ना, लॉयर्स का तो काम ही है लीगल जवाब लेना, मगर आवाम की नजरों में, हमारी नजरों में सवाल उठते हैं, सवाल खड़े हो जाएंगे जिसके जवाब नहीं मिलेंगे सेटिस्फैक्ट्री। तो मेरा अर्ज ये है कि हमें ट्रूथ, सच और रेकन्सिलिएशन, इसकी तरफ जाना चाहिए। और अब 29 तारीख को ये हियरिंग है, बेंच बन रहा है। गालबन हो सकता है, मैं गलत भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि पहले ही चीफ जस्टिस साहब खुद बेंच को हेड कर रहे थे, हो सकता है वो खुद ना बेंच को हेड करें, किसी और को अपॉइंट कर दें और कहें कि ठीक है जी, मैं क्योंकि मेरा ऑर्डर था, मैं कोई दूसरे जज को बना देता हूँ, वो फैसला कर ले। बट मैं समझता हूँ वो काफ़ी नहीं होगा। इस मामले को सही तरीके से कानून और आइन के मुताबिक इसको सही तरीके से रिजॉल्व कर लें, ताकि जुडिशरी की तौहीन 7 जजेस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जुडिशरी की तौहीन नहीं होनी चाहिए, ना एक जज को करनी चाहिए, ना दूसरे जज को करनी चाहिए, ना एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। मेरी ये तजवीज़ है, उम्मीद है, ख्वाहिश है कि स्टेबिलिटी के लिए, जिसकी बात चीफ जस्टिस साहब ने आज कही, कल कही थी और आज फ्रंट पेज की बात हो रही है, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस of judge of impartiality of judiciary, independence of judiciary, credibility of judiciary, stability of government। मैं समझता हूँ तकाजा ये है कि इसका कोई कानून और आइन के मुताबिक, जिसके एक्सपर्ट तो चीफ जस्टिस और उनके साथी हैं, इससे बड़े कोई एक्सपर्ट्स नहीं, कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जिसमें सब सेटिस्फैक्ट्री तरीके से ये हो जाए। मैसेज तो चली गई है, चीफ जस्टिस साहब ने इतनी स्ट्रांग जुबान में अपनी जजमेंट दी है कि आगे से अगर मार्शल लॉ लगा और अगर किसी ने ऐसी बात की तो ये कानून ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। मगर हम और आप और सब जानते हैं जब मार्शल लॉ लगता है तो सारा कुछ ही स्वीप असाइड हो जाता है। बाद में फिर हिस्ट्री में देखा जाता है कि वो सही था या गलत था, मगर उस वक्त बंदूक
नहीं, वो जो शुजात साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक जीप और एक ट्रक चाहिए होता है, तो ये कानून की बालादस्ती करने के लिए ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अच्छा शरीफ साहब, अब वो RGST का मामला है, ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों के उसके ऊपर मिसकंसेप्शंस भी हैं। अब जिस तरह से पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कंसेशंस लिए जाते हैं, शायद इसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग होती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कुछ क्लिप्स है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो 20 तारीख को क्या कह रहे थे, वो पहले वो देखते हैं नाजरीन, और फिर उन्होंने आज क्या कहा वो भी देखते हैं। ये 20 तारीख वाला क्लिप देखते हैं। अगर हमारी हुकूमतें लोगों की जान माल और उनकी इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब नहीं हो पा रही, लोगों को रोज़गार फराहम करने में कामयाब नहीं हो रही, तो फिर उनका इतना हक़ भी नहीं बनता कि वो लोगों पर टैक्स मुसल्लत करे और लोगों पर बोझ डालते रहें, टैक्सों का बोझ डालते रहे। अब आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा वो सुनिए, और फिर हम आपको बताते हैं कि आज के और 20 के बीच में क्या हुआ था। तो आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा वो ज़रा सुनते हैं। सदर साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि प्राइम मिनिस्टर साहब और मैं दोनों मिलना चाहते हैं, तो बहरहाल प्रेसिडेंसी में मुलाकात हुई। उनका यही ख्याल था कि जो रिफॉर्म GSD है उस पर जब कानून साजी हो तो उसमें इत्तेहादी जमातें साथ दें। सरदस्त जो उनका मौक़िफ़ था वो यही था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं, जो टैक्स पहले से मौजूद है उसमें इस्लाहात कर रहे हैं। अगर हुकूमत का मौक़िफ़ जो है हमें सही लगा और कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था उसमें, तो ज़ाहिर है हम हुकूमत की इत्तेहादी हैं, फिर हम उसका साथ देंगे। साहब हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों ने देखिए कुछ ले लिया ना। क्या ले ली? आप देखिए वो मौलाना शिरानी साहब बन गए इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के सरबराह। तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, आप बताए ना, मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ। आपने पहले एक उनका शॉट दिखाया जिसमें वो एक बात कह रहे हैं, फिर दूसरा शॉट दिखाया जिसमें वो फिसल गए, फिर आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये बताइए फिसले क्यों हैं, और अभी मैंने जवाब नहीं दिया और खुद ही आपने कह दिया कि वो मौलाना शिरानी साहब जो हैं, जो इनके, ये मेरा अंदाजा है, आपने खुद ही सारी सवाल और जवाब खुद ही दे दिए। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मौलाना साहब आपको माफ कर दे। देखिए बात यह है कि सियासतदान होते हैं, असूल शुरू बकवास है सारी, असूल नहीं होते सियासत में असूल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते सियासत में असूल, इसीलिए तो सियासत का नाम लिया जाता है। झूठ होता है सियासत, झूठ होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासत झूठ है, मजहब सच है, दोनों को मिलाए मत। ये मिलावट में नुकसान मजहब का हो जाता है। अब जो मजहबी लोग सियासत करने लगते हैं फिर वो यही बातें होती हैं, आज ये कल वो। मगर दिलचस्प बात यह कि सिर्फ मौलाना नहीं, वो MQM वाले जो हैं वो एक ज़माने में ये कह रहे थे कि हम वोट खिलाफ डालेंगे। जी हाँ, अब मेरा ख्याल है वो थोड़े फिसलने पे आए हैं और कह रहे हैं कि हम शायद बॉयकॉट कर दें। तो ये बात सही? हाँ नहीं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज वो बाबर गौरी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जिस जहाज में हम बैठे हमें पहुंचने नहीं दिया गया टाइम पे, क्योंकि कमेटी के अंदर हमने उसके खिलाफ वोट डालना था। अच्छा, हाँ, वो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कमेटी में वोट खिलाफ डालना था मगर जहाज की वजह से टाइम पे नहीं पहुंच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन, ये तो वो खुद ही चलाते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते, हमारे साथ रहिए।